Assalamualaikum. I'm your teacher Laiba here, once again in front of you with a new topic. So, class, what I'm supposed to teach you all is about only one thing is uh, that last time I just taught you that there are two traits which are just found in men and females. So, one is homozygous and one is heterozygous. Homozygous फीमेल में पाया जाता है। ये सब हम लोगों के पास इस तरीके से पॉसिबल है कि हम लोग एक्चुअली जब भी पढ़ने जा रहे होते हैं सो ये पैटर्न ही हम लोगों को मेंडल्स ने दिया कि आप एक बीमारी जो जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है वो किस तरीके से चलती आ रही है और ये हेट्रोजाइगस होती है। सो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में ये होता है कि होमोजाइगस यानी दोनों एलील्स, दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर दोनों एलील्स के अंदर दो सेम ही इंफॉर्मेशन है, बट हेट्रोजाइगस में दोनों एलील्स के अंदर जो दोनों इंफॉर्मेशन है वो दोनों अलग अलग है। सो क्लास, हम आज के इस लेक्चर में एक डिटेल और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावर्जन फॉर्म ऑफ स्टडी लेंगे पैटर्न ऑफ सेक्स लिंकेज की। सो क्लास, कलर ब्लाइंडनेस या फिर सिकल सेल एनीमिया या डायबिटिक पेशेंट के बारे में हम लोग ये बता रहे थे कि अगर फ्यूचर जनरेशन में डायबिटीज़ यानी चिल्ड्रंस में भी आजकल डायबिटीज़ का अमल हो रहा है। सो क्लास, होप सो आपको इस लेक्चर में वो सब समझ में आए जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। पैटर्न ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस किसको कहते हैं? सबसे पहले आपको मेंडल्स लॉ का पता होना चाहिए। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस तरीके से बैठती है और किस तरीके से उसने 8 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स को लिया था और उनके बारे में एक डिटेल पता की थी। याद रहिए कि मैं इस लेक्चर में मेंडल्स लॉ से इंफॉर्मेशन लेके आपको ये इंफॉर्मेशन दे रही हूँ और बुक में भी मेंडल्स लॉ को आप कॉमन लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है। सो क्लास, आपको शायद ये लेक्चर तब तक समझ नहीं आएगा जब आपको होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, एलील्स, क्रोमोसोम्स और डीएनए का जेनेटिक मटेरियल के बारे में अगर मालूम ना हो। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बताऊंगी कि जेनेटिक मटेरियल एक सेल की न्यूक्लियस के ऊपर होता है। मैंने पिछले लेक्चर में ये एक बड़ी एग्जांपल दी थी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो जीन्स हैं वो होते हैं। जीन्स एक बड़े से ऑफिस यानी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। वो उसकी टेबल और चेयर क्रोमोसोम्स होते हैं और उसका सारा डेटा काम करने वाला कौन होता है? यानी कि मैनेजर आरएनए होता है। सो क्लास, हम इन क्रोमोसोम्स को बहुत ज़्यादा डीपली देख के मेंडल्स लॉ की तरफ आए। मेंडल्स एक आदमी था जिसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का बताया। सो क्लास, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक बहुत ज़्यादा ह्यूज किस्म के लॉज हैं। सो क्लास, आपको याद रहे कि मैं इस लेक्चर में आपको एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन लॉज के ऊपर दे दूंगी, लेकिन उसका हवाला चेंज होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ ना आए तो आप मेरा पिछला लेक्चर सुन सकते हैं जिसमें मैंने मेंडल्स लॉ के बारे में बताया। उसमें मैंने आपको मेंडल्स का हवाला भी दिया कि वो एक साइंटिस्ट था और वो एक प्रीस्ट भी था। मेंडल्स ने बहुत कुछ इन्वेंट किया और बहुत कुछ इजाद किया। उसने अपने एक एक चीज़ को इतना ज़्यादा एफिशिएंटली यानी होमोजाइगस ट्रेंड्स लिए और हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग उससे पैदा किया। सो क्लास, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी कि
ये कैसे हो सकता है? सो क्लास, ये एक तरह के अंदाजे हैं जो मेंडल्स ने लगाए। उस टाइम उसके इस काम को कोई फलाह हासिल नहीं हुई, लेकिन उसके मरने के बाद, उसके मरने के 16 साल बाद उसका ये इन्वेंशन सामने आया कि हाँ, जीन्स नाम की चीज़ होती है और आप क्रॉस फर्टिलाइजेशन और ये सब अमल करके काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। The pattern of sex-linked inheritance is specific. It is in zigzag manner. The train passes from maternal to grandfather to daughter and from daughter to her son. इसमें ये बात बताई है कि जेनेटिक इनहेरिटेंस शक्ल की सूरत का मिलना जुलना एक तरीके से जिगजैग मैनर में है। वो ये है कि सबसे पहले नाना यानी मैटरनल ग्रैंडफादर से डॉटर और डॉटर से सन जाती है, यानी कि नाना से बेटी में यानी कि आपकी वालदा में और वालदा से सन में सारी इंफॉर्मेशन जाती है। यानी कि आपके बालों का रंग, आपके बालों का रंग, आपकी आंखों की लेंस का कलर, सब कुछ इसी पैटर्न पे बेस्ड है। वो जिग-जैग जा रही है। यानी ये नहीं होता कि एक फादर है तो फादर का लाजमी तौर पे बेटे में ही जाए। It never comes direct from father to son. ये कभी भी डायरेक्ट फादर से सन में नहीं आती। As woman is XX, she carries 2 alleles, X-linked trait. So इसके अंदर ये बताया है कि वुमेन एक XX ट्रेट की मालिक होती है। So उसके पास दोनों डायरेक्टली XX लिंक से ही आते हैं। She can be homozygous and heterozygous for the trait. वो homozygous और कभी कभी heterozygous होते हैं। But a man being XY can carry 1 allele of any X-linked trait. इसके अंदर ये बात बताई है कि मैन के पास यानी मेल के पास मैंने 5 से 10 बार ये बात बताई कि XY ट्रेट होता है और वो एक्स लिंक ट्रेट के साथ यानी उसका एक ट्रेट एक्स लिंक ट्रेट होता है। द एक्स क्रोमोसोम्स हिज वाई क्रोमोसोम्स कैरी कॉरेस्पॉन्डिंग allele, यानी एक्स क्रोमोसोम तो सेम ही होता है बट वाई कैरिंग क्रोमोसोम्स के पास एक अलग तरीके की एलील होती है। ही इज हेमीजाइगस, इसके अंदर ये बात बताई है कि वो एक हेमीजाइगस कहलाता है। As Y chromosome does not carry any counterpart, इसके अंदर ये बात बताई है कि Y क्रोमोसोम्स कोई भी काउंटर पार्ट कंटेन ही नहीं करता। As Y chromosome counterpart, even a single recessive allele on his X chromosome can fully express itself. यानी कि X क्रोमोसोम्स की ऊपर एलील जो मौजूद होती है वो साफ नज़र आती है, लेकिन Y एलील साफ तरीके से साइंटिस्ट को भी नज़र नहीं आई। A sex-linked recessive trait can appear in a woman when she is homozygous for its allele. ये बात बताया है कि रिसेसिव एलील अक्सर फीमेल के अंदर नुमाया तौर पे नज़र आ रही होती है क्योंकि वो होमोजाइगस होती है। A sex-linked recessive trait can appear in women only when homozygous for its 2 alleles. वैसे तो वो होमोजाइगस ही होती है और ये सिर्फ वुमेन के अंदर पॉसिबल है कि XY ट्रेट जो मेल से आया वो नज़र आए। वैसे तो मेल सेल्स के अंदर Y लिंक ट्रेट नज़र ही नहीं आता। That is why chance of a male to be affected by sex-linked recessive trait are double than of female. इसीलिए मेल्स के अंदर ये बात का चांस ज़्यादा है कि वो सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइन करने के काम आता है। This is the reason why sex-linked recessive traits are more common in males than female. इसीलिए ये बात प्रूफ होती है कि हाँ, सेक्स-लिंक्ड ट्रेट वो होते हैं जो मेल से ज़्यादा कॉमन फीमेल में होते हैं, फीमेल से ज़्यादा कॉमन मेल में होते हैं क्योंकि उसके पास
एक एलील अलग सी होती है। जो क्लास याद रखें, चाहे वो सिकल सेल अमीनिया हो या चाहे वो जॉन सी डिजीज हो, डिजीज पॉसिबली एक चीज से हो रही है कि एक स्पेसिफिक एलील के अंदर एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रेंड होगा जो उसको मुनफरिद करता है, चाहे वो बीमारी ही क्यों ना हो। वो ट्रेंड इस तरीके से चेंज हो जाएगा कि उसके ब्लड के अंदर जो बीमारी होगी वो फ्यूचर जनरेशन में आ सकती है और उसके एलील्स का ट्रांसक्रिप्शन यानी कि कोड ही बदल जाएगा। This is the reason why sex-linked recessive traits are more common in males than females. इसीलिए ये कहा जाता है कि मेल के अंदर ज़्यादा ये बीमारी पाई जाती है हत्ता के फीमेल में। X-linked recessive trait is determined by X-linked recessive gene. इसमें ये बताया है कि X एक linked recessive trait हम लोग X-linked recessive gene के ज़रिए ही डिटरमाइन कर सकते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है कलर ब्लाइंडनेस की और एक हीमोफिलिक पेशेंट की। So the color blindness in the common hereditary disease, color blindness in a person cannot distinguish from red to green color. Color blindness एक इस टाइप की डिजीज़ है जिसमें इंसान कलर को अच्छे तरीके से जांच पड़ताल नहीं कर सकता, यानी कि वो कंफ्यूज होता है कि रेड और ग्रीन कलर की डिफ्रेंसिएशन है क्या, क्योंकि वो कलर ब्लाइंड होता है और उसको वो कलर नज़र ही नहीं आता। Because red and green sensitive cones are absent in retina of his eyes. ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से पिछले चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ आई में पढ़ी थी। उसके अंदर हम लोगों ने ये बात डायग्नोज की थी कि क्या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, तो रेटिना के अंदर कोन्स जो रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इफ़ यस यू आर नॉर्मल, अगर आप ये 16 नंबर जो यहाँ पे बना हुआ है वो देख सकते हैं, तो इसका मतलब आप ग्रीन और रेड कलर में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और आप कलर ब्लाइंड नहीं हैं। इट इज़ अ रिसेसिव X-linked trait। ये बात बताई है कि ये एक X-linked trait का काम है। If recessive X-linked trait gene is for normal trait is C, the gene for color blindness is C। इसके अंदर ये बताया है कि जीन के पास ट्रेंट है C का जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए यूज़ हुआ है, और स्मॉल c भी कलर जी एंड जीन फॉर नॉर्मल ट्रेंट है कैपिटल C। एक नॉर्मल इंसान के लिए कैपिटल C और एक कैरिक इंसान के लिए स्मॉल c हो सकता है। आप ये चेंज भी कर सकते हैं, इस पर कोई मुमानियत नहीं है। इफ़ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिज टू अ वुमेन, नॉर्मल वुमेन, शी विल पास द जीन इन हिज ट्रेंड। सो एक कलर ब्लाइंड मेल को मेट करवाया एक नॉर्मल फीमेल के साथ, तो क्या होगा? द डॉटर थ्रू हिज एक्स क्रोमोसोम्स ही कैन नॉट पास द जीन इनटू द सन। सो वो अपने क्रोमोसोम्स को अपनी बेटियों में ट्रांसफ़र करेगा, ना कि सन्स में, क्योंकि ये जिग-जैग मैनर में होता है। अगर नाना में कोई डिजीज़ है तो वो बेटी में आएगी और बेटी में से वो सन्स में जाएगी। इसी तरीके से अगर दादी में कोई डिजीज़ है तो वो बेटे में आएगी और वो बेटे से फिर बेटियों में जाएगी। ही कैन नॉट पास हिज जीन टू हिज सन बिकॉज सन रिसीव ओनली वाई क्रोमोसोम्स। यानी ये डिजीज़ वो बेटे के अंदर नहीं पास कर सकता क्योंकि उसके पास मौजूद है वाई क्रोमोसोम। हिज एवरी डॉटर ऑल्सो रिसीव एक्स बट विद अ नॉर्मल डोमिनेंट। उनको भी एक्स लिंक्ड डिजीज़ मिलेगी लेकिन वो नॉर्मल होगी, यानी कि वो अपनी दादा की डिजीज़ अपने बच्चों में डालने वाली, स्पेशली बेटों में। एलील फ्रॉम her mother, she will be phenotypically normal but heterozygous, a carrier of her recessive gene। इसमें ये बात heterozygous जीन के बारे में बताई है कि एक recessive जीन्स मौजूद होती है। For his recessive gene,
कि एक रिसेसिव जीन मौजूद होती है। व्हेन शी मैरीज अ नॉर्मल मैन शी विल पास द ट्रेंड ऑफ हर फादर टू द हाफ ऑफ सन। मतलब कि अब अगर वही जो वालिद से बेटी में आई है, फिर वो बेटी अपने बेटे में वही बीमारी डाल देगी। And a single recessive allele of color blindness expressed successfully in a homozygous son। और एक homozygous son में easily आसानी तौर पे ये एलील चली जाएगी, because his Y chromosome does not carry a counterpart। और उसके Y chromosome से कोई counterpart होता ही नहीं है। So half of her daughter cell, both normal X will be normal and half of her daughter cell will be carrier like their mother। So आधे बच्चे जो बेटा होगा वो नॉर्मल होगा, और बेटा जो होगा जो माँ से अगर ले रहा है तो वो नॉर्मल होगा, और अगर हाफ बेटियाँ होगी वो भी नॉर्मल होगी, लेकिन बेटा होगा वो नॉर्मल नहीं होगा, उसको कलर ब्लाइंडनेस होगी। ये मैं अच्छे तरीके से समझाने के लिए एक डायग्राम बना देती हूँ। सो क्लास, आप पुनीट स्क्वायर भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरीके की एक डायग्राम बनी हुई है। मेल कैरियर है और फीमेल कैरियर नहीं है। सो क्लास, यहाँ पे ये कैपिटल सी है। तो जो बेबी गर्ल बॉर्न होगी वो कैरियर होगी, क्योंकि इसके पास स्मॉल सी है और इसके पास कैपिटल है। ये नॉर्मल है क्योंकि इसके पास कैपिटल है। ये स्मॉल सी ये बता रहा है कि 1.5 यानी हाफ डॉटर सेल के पास 50% रिजल्ट, यानी अगर 2 बेटे हुए तो दोनों में डिजीज़ नहीं होगी, या 2 बेटियां हुई तो उनमें डिजीज़ होगी। इसका भी आंसर 2:2 निकलता है। क्लास, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न है जिससे ये बात पता लगाई जा सकती है कि एक मेल को अगर कोई सिकल सेल एनीमिया या कोई भी डिजीज़ हो तो वो फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र होगी, और अगर फीमेल को ही तो वो मेल के अंदर ट्रांसफ़र होगी। वो जिग-जैग पैटर्न में चलता आ रहा है, यानी अपनी माँ अपने बेटों में डिजीज़ ट्रांसफ़र करेगी, और बेटे अपनी और बेटा जो होगा वो अपनी बेटियों में ट्रांसफ़र करेगा। इसी तरीके से जनरेशन आपस में इंटरेक्ट होके चलती आ रही है। Have you noted in both these crosses that not even a single female is color blind? इसमें ये बात बताई है कि अगर फादर से ट्रांसफ़र नहीं तो फीमेल से ट्रांसफ़र हो रही है तो एक दानी भी लड़की यानी कि कलर ब्लाइंड नहीं है, और एक दाना भी लड़का कलर ब्लाइंड है। मतलब कि ऐसा है कि अगर मेल में डिजीज़ पाई जा रही है तो वो फीमेल में ट्रांसफ़र होगी, यानी कि बेटियों में, लेकिन इस टाइम फीमेल में थी तो एक डॉटर भी इस चीज़ से हार्म नहीं हुई बल्कि बेटा हार्म हो गया, और वो बीमारी बेटे के अंदर ट्रांसफ़र हो गई। यानी कि जिग-जैग पैटर्न आपको इस बात से ज़रूर क्लियर हो गया होगा। Look at these crosses are most successfully researched on two normal parents produce a color blind son। क्या कोई 2 नॉर्मल पेरेंट्स कलर ब्लाइंड सन बना सकते हैं? वैसे चांसेस तो नहीं है, लेकिन अगर दादा में या दादा में कुछ ऐसी डिजीज़ है तो आने की चांसेस हो सकते हैं। A normal daughter have color blind father। क्या एक फादर ऐसा हो सकता है कि क्या एक फादर के पास नॉर्मल जो कलर ब्लाइंड फादर है उसकी नॉर्मल डॉटर हो सकती है? हाँ, हो सकती है। ये हो सकता है कि फादर अपनी वो एलील ट्रांसफ़र तो कर गया हो, लेकिन वो उसकी बॉडी में जाके रिसेसिव हो गई हो और वो ट्रांसफ़र ना कर पाया हो। अल्लाह की कुदरत है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ये सिर्फ अजम्पशन है जो हम इंसानों ने लगाए हुए हैं, वरना तो अल्लाह ताला की कुदरत के आगे कोई भी इतनी सोच नहीं रख सकता कि ये पॉसिबल हो सकता है और या नहीं। गुड, यू हैव फाउंड योर आंसर्स। कैन यू आंसर मोर क्वेश्चन बाय मेकिंग द क्रॉस योरसेल्फ? आप ये बात बता सकते हैं कि क्या आप खुद से एक तरीके से
पुनिट स्क्वायर बना बना के अपने अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं। कैन कलर ब्लाइंड पेरेंट्स प्रोड्यूस ए नॉर्मल सन? क्या ये हो सकता है कि एक नॉर्मल सन पैदा हो जाए कलर ब्लाइंड पेरेंट्स के जरिए? कैन अ कलर ब्लाइंड डॉटर हैव अ नॉर्मल फादर? सो क्लास, इन सवालात के जवाब आपको खुद ही देने होंगे, क्योंकि मैंने आपको इसका एक पैटर्न अच्छे तरीके से समझा दिया है। होप सो आपको ये पैटर्न अच्छे तरीके से क्लियर हो और आपको समझने में आसानी हो। सो क्लास, हीमोफीलिया के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। हीमोफीलिया इज अ रेयर बट मोर सीरियस हेरिडिटी डिजीज। ये बहुत कम पाई जाने वाली हेरिडिटी डिजीज है, लेकिन ये बेहद ज़्यादा खतरनाक है। आपकी सोच है। इट इज़ एन एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेंड। ये एक एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेंड की वजह से होती है। In the train, the blood fails to clot properly after an injury. ये मैंने आपको पहले चैप्टर्स में शुरू के लेक्चर्स में बताया है कि एक इंसान के हाथ पे अगर चोट लग जाती है तो उसका जख्म नहीं भर पाता। इस डिजीज़ में खून अगर निकल रहा है तो निकले चला जाता है और ब्लड क्लॉट बनता ही नहीं है। इट ऑल्सो कॉल्ड द ब्लीडर्स डिजीज़। ये एक ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहलाती है, यानी बहते हुए खून रुकता ही नहीं, तो ये ब्लीडर्स डिजीज़ भी आसानी से कहलाती है। द डिजीज़ अफेक्टेड द पर्सन मे ब्लीड टू डेथ इवन फ्रॉम अ माइनर कट्स। छोटे छोटे कट्स, गलती से लग जाने वाले कट्स एक इंसान की मौत का बायस भी हो सकते हैं अगर उसको ये डिजीज़ हो, यानी कि इंसान का सारा खून ज़ाया हो जाएगा और ब्लड निकलता चला जाएगा और ब्लड क्लॉट तो बनता ही नहीं है। सो क्लास, इसमें आपके लिए कुछ स्पेशल बातें रखी गई हैं। In a normal person, many blood clotting factors interact in a sequence to make a clot hemophilic blood. इसमें ये बात बताई है कि एक इंसान में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनना शुरू हो जाता है और बनना ख़त्म हो जाता है और क्लॉट लगने की वजह से हीमोफिलिक पेशेंट के अंदर खून की रिडक्शन हो जाती है। एंड एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कैन कॉज डेथ। ओके, तो ये बात बताया है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर अगर ब्लड से ही निकल जाए तो क्लास क्या होगा कि इंसान मर भी सकता है। सो क्लास, मैंने इस लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ बताना है। जीन फॉर एच जीन इज जीन फॉर हीमोफीलिया। मतलब नॉर्मल के लिए हम कैपिटल एच और सीकल सेल एनीमिया के लिए स्मॉल एच इस्तेमाल करेंगे। बीइंग एन एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेंड अपीयर्स मोर इन मैन देन अ वुमेन। ये वाला ट्रेंड मैन के अंदर ज़्यादा नजर आता है और वुमेन के अंदर कम आता है। अ मैन हैज़ टू बी होमोज़ाइगस फॉर इट्स रिसेसिव एलील। तो मैन को होमोज़ाइगस होना पड़ता है अपनी एक रिसेसिव एलील के लिए। दिस फिनोटाइप वेयर एज अ मैन जस्ट वन रिसेसिव एलील विच डिस्प्ले द ट्रेट। इसके अंदर ये बात बताई है कि एक ही रिसेसिव एलील है मौजूद जो ट्रेट को बताने वाली है। Like color blindness is also zigzag from the maternal grandfather through a carrier daughter to the grandson. इसके अंदर ये बात बताई है कि ये zigzag मैनर में, जैसे पहले बताई थी कि एक मैटरनल ग्रैंडफादर से एक डॉटर में, यानी कि एक नाना से आपकी वालदा में और एक वालदा से आपकी वालदा से आपके भाई में वो डिजीज जा सकती है। Like color blindness also zigzag maternal fathers to carrier daughters and grandsons never passes direct from father to son. इसमें ये बात बताई है कि आपके नाना से आपके मामुओं में वो डिजीज नहीं गई, वो डायरेक्टली आपकी वालदा तक आई और आपकी वालदा से आपके भाई में जाएगी। वो कभी डायरेक्टली मूव ही नहीं करती कि डायरेक्टली सन्स में चली जाए। कैन अ नॉर्मल सन हैव अ हीमोफिलिक फादर? क्या एक नॉर्मल सन के पास, एक नॉर्मल आदमी के पास हीमोफिलिक फादर हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि एक नॉर्मल फादर हो सकता है? कैन मदर सन हैव अ हीमोफिलिक मदर? क्या एक ऐसी मदर
जिसके पास हीमोफिलिक एक ऐसा बेटा उसके पास हीमोफिलिक मदर हो सकता है? नो, वाई नो? अ नॉर्मल पर्सन नीड्स एक्स क्रोमोसोम विद अ नॉर्मल जीन। हो सकता है कभी फीमेल के अंदर रिसेसिव एलील आ जाए और वो अपने बेटे में वो चीज़ ट्रांसफ़र ना कर पाए, तो ये कैसे हो सकता है? So hemophilic mother has hemophilia, the gene of X chromosome. So X chromosome के पास हेमोफीलिया है, तो ये ज़रूर क्रॉस होगी। सो यहाँ पे एक दाना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि एक केयरिंग मेल और एक हेल्दी वुमन है, तो उसके ऑफस्प्रिंग किस तरीके से होंगे। सो क्लास, अब आप ये चीज़ देख लें। सो क्लास, इसको हीमोफीलिया की नाम की डिजीज़ है। सो पहला ट्रेंड ये आएगा एक्स, यानी ये नॉर्मल है और ये स्मॉल एच इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। इसी तरीके से इस पर कैपिटल एच है क्योंकि इसको कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरीके से दो डॉटर्स पैदा हुई और दोनों को हीमोफीलिया नाम की ये बीमारी है क्योंकि इसकी इस एलील पे हीमोफीलिया मौजूद है। यानी कि आप एक बात याद रखिएगा कि हीमोफीलिया ट्रांसफ़र होता है जनरेशन टू जनरेशन वेरी इजीली। बट ये बात याद रखना, अगर एक फादर को है तो वो अपनी डॉटर को देगा, और एक डॉटर है फिर वो अपने सन को देगी, फिर सन अपनी डॉटर को देगा और फिर डॉटर अपने सन को देगी। इसी तरीके से ये फादर से सन में नहीं बल्कि फादर से डॉटर तक जा रहा है, फिर डॉटर से सन में जा रहा है, फिर वापस सन से डॉटर में और फिर डॉटर से सन में। इसी तरीके से ये बीमारी जिग जैग पैटर्न में एक जगह से दूसरी जगह रिवॉल्व कर रही है। आज के लेक्चर में मैंने आपको हीमोफीलिया के बारे में डिटेल से बताया। होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो। आज के लेक्चर में मैंने आपको इस तरह की क्रॉस फर्टिलाइजेशन यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन का करने का एक अमल बताया कि एक केयरिंग इंसान में किस तरीके से हीमोफीलिया हो सकता है। होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ हो। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।